हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन, टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड आई एम डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आई एम सीए सचिन गुप्ता और आज हम करने वाले हैं अपना इनकम टैक्स का मिसलेनियस पार्ट नंबर 8। तो मैंने कहा था जैसे कि आपको कि 15 से 20 नंबर का इन चैप्टर से आ जाता है। जनरली ये चैप्टर्स हम इग्नोर से कर देते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इनका एक सीरीज बनाई और आज हम करने वाले हैं पार्ट 8। तो अभी तक हमने किया है टैक्सेशन ऑफ अदर पर्संस, असेसमेंट्स, रिटर्न्स, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये सारे हमने जो छोटे छोटे चैप्टर्स थे, टीडीएस, टीसीएस। अब हम करने वाले हैं आज पार्ट 8 के अंदर टैक्सेशन ऑफ कंपनी। टैक्सेशन ऑफ कंपनी आज हम करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ कंपनी। लेकिन मुझे कुछ याद आई बात, टैक्सेशन ऑफ कंपनी करने से पहले मुझे एक बात याद आई और वो बात यह है, जब हम टैक्सेशन ऑफ अदर पर्संस कर रहे थे पार्ट नंबर 7 में टैक्सेशन ऑफ अदर पर्सन कर रहे थे, टैक्सेशन ऑफ अदर पर्सन, उस अदर पर्सन के अंदर हमने पार्टनरशिप फॉर्म तो कर लिया था लेकिन एओपी बीओआई नहीं किया था। एओपी बीओआई नहीं किया था, तो पहले मैं एओपी बीओआई का टैक्सेशन करवा के फिर हम आगे बढ़ेंगे टैक्सेशन ऑफ कंपनी। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल याद दिलवाने के लिए भी शुक्रिया। वैसे भी मुझे याद आ गया था, क्योंकि मुझे जो चीज पॉइंट नहीं हो दिमाग में रहती है, तो मैं पहले आपको लेके जा रहा हूं टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई, पार्टनरशिप फर्म या फर्म हमने कर लिया था। तो मैं टैक्सेशन 410 पेज पे पहुंच रहा हूं। आप भी मेरे साथ जल्दी 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 पहुंचिए 410 पेज पर। मुझे ना देखो, पहुंचो आप। ये हम पहुंच गए। ये रहा एओपी और बीओआई। आ जाओ बच्चों, एओपी और बीओआई, ये 410-11 अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग बुक पे, पेज पे होगा। आइए जी बच्चों, ये रहा जी एओपी और बीओआई। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देखिएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बेटा पर्सन की कैटेगरी है ना 2 क्लॉज 31 में 7 कैटेगरीज थी, 7 कैटेगरीज थी। पर्सन की डेफिनेशन, जिसको इनकम टैक्स देना होता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी बीओआई, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कंपनी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, है ना भाई। तो हमने इंडिविजुअल का टैक्सेशन सिस्टम पढ़ लिया, हमने फर्म का टैक्सेशन सिस्टम पढ़ लिया, अब एओपी बीओआई का करना है। बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है? इट इज अ समूह, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्संस, 2 या 2 से ज्यादा लोग वॉलंटरली, यस वॉलंटरली साथ मिलकर बिजनेस करें, लेकिन ना ही कोई डीड बनाए। क्योंकि अगर पार्टनरशिप बना ली उन्होंने, वो 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने पार्टनरशिप बना ली, चाहे वो एलपी बना ले या पार्टनरशिप फर्म बना ले, वो तो एओपी बन जाए, हाँ वो तो फर्म बन जाएगा। लेकिन ना ही कोई डीड हो, हाँ, और ना ही कंपनी बनाए। समझो मेरी बात, मैं और रामलाल मिलकर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले, मैं और रामलाल मिलकर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले, हमने नाम लिख लिया सचिन गुप्ता रामलाल लिमिटेड, वो तो कंपनी बन गई। उसने कहा, रामलाल ने, सर कंपनी नहीं बनानी, बड़ा सिरदर्दी का काम होता है, बाकी कंप्लायंसेस में मर जाएंगे। मैंने कहा इतने तुझे कागज पड़ताल, ये कागज पत्रे नहीं करने, इतनी फॉर्मेलिटी नहीं करनी, तो डीड बना ले। तो डीड में क्या होगा कि भाई हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिक्स कर लेंगे, भाई मैं टैक्स पढ़ा लूंगा, तू लॉ पढ़ा लियो, दोनों मिलके काम कर लेंगे।
उसके अंदर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना ली, तो भाई वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना लिया और डीड बना ली है पार्टनरशिप डीड, तो वो पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी के रूप में बन जाएगा। मैंने कहा भाई मुझे इतनी लिखत पढ़त भी नहीं चाहिए, हाँ मुझे इतनी लिखत डीड वीड भी नहीं चाहिए, हम मिलकर काम करेंगे एक बैनर में, एक छत के नीचे। तेरा लॉ का क्लासेस का पैसा तू रख लियो, टैक्स के क्लासेस का पैसा मैं रख लूंगा, कोई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इस टाइप से नहीं करेंगे, समझो मेरी बात। वैसे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो एओपी में वो भी हो सकता है, एओपी में डीड नहीं होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड नहीं होनी चाहिए, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होगा। लेकिन इसमें हमने कहा कि चल तू अपना रख लियो मैं अपना रख लूंगा, यह शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स भी हो, डीड नहीं होनी चाहिए, तो हमने डीड नहीं बनाई है, क्योंकि जब तक डीड नहीं होगी जब तक पार्टनरशिप नहीं बनेगी। बात समझने की कोशिश करो। तो हम दोनों ने मिलकर काम किया, मैंने कहा तू अपना रख लियो मैं अपना रख लूंगा, ब्रांड एक ही रख लेंगे, वो एओपी हो गया। तो एओपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन विच हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ firm and not been constituted as a company. If you incorporate it as a company, it will become company. If you incorporate it as a firm, it will become a firm. So it is neither been incorporated under the Partnership Act, under the LLP Act, not under the Companies Act. तो ये voluntary होता है, और इसके मेंबर जो होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। पर्सन्स मेंबर होते हैं इसके, पर्सन्स की डेफिनेशन 2 क्लॉज 31 में। तो भाई इंडिविजुअल, मैं और रामलाल ये 2 इंडिविजुअल हो गए, मैं और एक कोई एजुकेशनल कंपनी मिलकर काम चलाएंगे। कोई एजुकेशनल कंपनी है, बायजूस है, बायजूस लिमिटेड, तो सचिन गुप्ता और बायजूस लिमिटेड मिल गए हैं और वो अब इकट्ठे काम करवाएंगे। तो कंपनी और फर्म का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एचयूएफ इंडिविजुअल का हो सकता है। अच्छा, कोई ना कोई कॉमन पर्पस होगा हमारा, ऑब्वियसली कॉमन एक्शन होगा, और हमारा एम होगा इनकम प्रोड्यूस करना। वैसे लॉ में लिखा है इनकम चाहे नहीं भी आए फिर भी एओपी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मिलकर काम करना, एकला चरोले नहीं, एकला चरोले नहीं, इकट्ठे तलोले। हाँ जी, और ये असेस्ड इन द ओन कैपेसिटी, एओपी एक तरीके से एक सेपरेट पर्सन माना जाता है। कोहेयर्स, HEIRS, कोलेगेटीज, कोडोनीज, मतलब ये क्या हुआ मिलकर, जैसे कोहेयर्स क्या होता है, अब जाने के बाद फादर के कोहेयर्स हैं, इकट्ठे मिलकर कोई प्रॉपर्टी की इनकम उनको आ रही है, तो वो सब इसके अंदर जाते हैं। अच्छा, मुझे एओपी तो सर समझ आ गया सर, 2 लोगों का कॉम्बिनेशन है, 2 या 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन में, इंडिविजुअल भी हो, फर्म भी हो, एओपी भी हो, कंपनी भी हो, वो मिलकर काम करेंगे, इनकम आ जाए तो बढ़िया, नहीं आ जाए तो बढ़िया, इस ठीक है। तो बीओआई क्या होता है? अरे बीओआई क्या होता है, ये इंडिविजुअल का कॉम्बिनेशन होता है खाली। अरे सर, जब इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन होता है तो आपने तो अभी कहा था इंडिविजुअल और रामलाल, सचिन गुप्ता और रामलाल, वो तो एओपी बने। ये क्रिएटेड बाय लॉ है, ये बनाई नहीं जाती, बन जाती है। तुम लोगों ने सुना है, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता आगे नहीं आता। तो जो बीओआई है वो क्रिएटेड बाय लॉ है। सर कैसे, बताओ ना, कैसे बन जाती है बीओआई? बनाई नहीं जाती, बन जाती है। सर कैसे बन जा, अरे बेटा, जैसे ये देखो, को एग्जीक्यूटिव को ट्रस्टीज आर एग्जाम्पल ऑफ बीओआई, या एक और एग्जाम्पल देता हूं, को ट्रस्टीज से तुम्हारे दिमाग में पलने पड़ेगा नहीं। जैसे क्या होता है, पोर्टुगीज, पहले गोवा एक कॉलोनी थी और वो पोर्तुगल या पोर्तुगीज की कॉलोनी थी, तो वहां पर पोर्टुगीज सिविल कोड लागू होता था, उनका लॉ लागू होता था गोवा में। तो वहां पर जो हस्बैंड और वाइफ को एज पर द पोर्टुगीज सिविल कोड उनको मिलकर वो काम करें, बीओआई माना जाता था। मैं आपको बताता हूं, हस्बैंड और वाइफ मिलकर काम करें, जब गोवा की बात कर रहे हैं हम। गोवा को वैसे तो बाद में ये इंडिया में, इतनी हिस्ट्री की ज्ञान तो मुझे है नहीं, ये इंडिया के अंदर जोड़ा, अंग्रेज चले गए तो उसके बाद भी इसके ऊपर ये पोर्टुगीज की कॉलोनी थी, पोर्तुगल कह लो या जो भी है, वहां पर पोर्टुगीज सिविल कोड लागू होता था। तो बाद में आजादी मिली इनको, फिर वो इंडिया में ऑब्वियसली ये रहे। तो ये सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। तो हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करें तो उनको कहा जाता था बीओआई। ये इनकम टैक्स में पहले बीओआई वर्ड नहीं था, अब वो टैक्स नहीं देते थे इनकम टैक्स में, हस्बैंड वाइफ मिलकर जो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट टैक्स क्यों नहीं दे रहे?
क्या जी हम किस स्टेटस में टैक्स दे? क्या गवर्नमेंट बोलते इंडिविजुअल हो? क्या इंडिविजुअल कैसे हैं? हम तो दो लोग हैं। गवर्नमेंट के एचयूएफ के स्टेटस में टैक्स दो। क्या एचयूएफ तो हम है नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है, कोई यहां पर हिंदू लॉ कौन सा लागू हो रहा है? अच्छा, गवर्नमेंट के कंपनी के स्टेटस में टैक्स दो। कि कंपनी हम है नहीं, हमने इनकॉर्पोरेशन करवाई है, गवर्नमेंट कहते हैं एओपी दो। क्या जी ये वॉलंटरी कॉम्बिनेशन होता है, ये तो हम बाय डिफॉल्ट हमें बीओआई कहा जा रहा है। समझो, हमने कुछ बनाया कोई है, ये तो बाय डिफॉल्ट लॉ में कहा गया हम बीओआई हैं। फिर गवर्नमेंट ने कहा ठीक है भाई, तो जो ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स आ जाएं एज पर लॉ, अगर डेरिवेटली दो इंडिविजुअल मिलकर काम करें वो एओपी होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली अगर कोई दो इंडिविजुअल को इनकम आ जाए एज पर द क्रिएशन ऑफ लॉ, आ गया ना। देखो, body of individual merely receives the income jointly and assessable in the like manner and to the same extent as the beneficiary. It is assessed as a representative assessee. एक तरीके से एओपी बीओआई पर्सन माने जाते हैं, लेकिन एओपी एक ढांचा है, एओपी एक तरीके से एक स्टेटस है, लेकिन बीओआई स्टेटस तो माना जाता है लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है दो लोगों को। बेसिकली फर्क ये समझिएगा, दो लोग, मैं और रामलाल कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएं, उनको तो एओपी कहा जा सकता है, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट हमें इनकम मिल रही है दो लोगों को तो हमें टैक्स तो करना ही है, तो हम उसको एओपी की बजाय बीओआई मान के डीम्ड बेसिस पर, एक तरीके से डीम्ड बेसिस पर टैक्स कर देते हैं। और ये को ट्रस्टीज का एग्जांपल है कि दो ट्रस्टीज हैं जो मिलकर, जिनको इनकम मिल रही है ऑन बिहाफ ऑफ अ ट्रस्ट कि दो या दो से ज्यादा ट्रस्टीज हैं, उनको इनकम मिल रही है बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है नहीं, तो फिर क्या करें, उनको बीओआई के स्टेटस में टैक्स कर देते हैं। अगर ट्रस्ट रजिस्टर्ड होती तो वो यहां पर आ जाती, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन डेलिबरेटली आए हैं। बाकी इतना डिटेल में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा समझ लो, एसोसिएशन दो या दो से ज्यादा पर्सन डेलिबरेटली आए हैं, और बीओआई दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल बाय डिफॉल्ट आए हैं, बाय क्रिएशन ऑफ लॉ आए हैं। चलिए, अब मैं एओपी बीओआई के बारे में जो अहम बात है वो बताता हूं। एओपी बीओआई जो है उसका जो टैक्स रेट्स हैं, हाँ एओपी बीओआई है, उसके जो टैक्स रेट्स हैं वो क्या है, आपने मुझसे पहले पढ़ा होगा। एओपी बीओआई के टैक्स रेट्स इंडिविजुअल की तरह होते हैं, एओपी बीओआई के टैक्स रेट इंडिविजुअल की तरह होते हैं, 2.5 लाख की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, एग्जेम्पशन लिमिट कहां कहां दी? इंडिविजुअल को दी, एचयूएफ को दी, एओपी बीओआई को दी और एजेपी को दी। 4 लोगों की एग्जेम्पशन लिमिट दी थी। दोबारा बोलता हूं, इंडिविजुअल, एओपी बीओआई, एजेपी और एचयूएफ। तो भाई ये भी इंडिविजुअल की तरह होते हैं 2.5 लाख की कैटेगरी में। आज इस अजम्पशन को हम चेंज करने वाले हैं। यस, आज इस एओपी बीओआई के अजम्पशन को चेंज करने वाले हैं। यस, मैं मना नहीं कर रहा, एओपी बीओआई पे टैक्स रेट लगता है इंडिविजुअल वाला, 2.5 लाख वाला, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अलग देयर अदर केसेस ऑल्सो जहां पर वो टैक्स रेट बदल जाता है। मैं दोबारा से बोलता हूं, इंडिविजुअल पे 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की लिमिट, इसमें कोई चेंज नहीं है, स्पेशल रेट पे आती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे 2.5 लाख की लिमिट और स्पेशल रेट जो भी होते हैं। अच्छा, एजेपी पे 2.5 लाख की लिमिट और स्पेशल रेट जो भी होते हैं। एओपी बीओआई पर 2.5 लाख की लिमिट है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में अलग टैक्स भी लगता है। बात नंबर 1। दूसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एओपी पे लगता है, और वो है 40BA। ये नोट करिएगा, हाईलाइट करिएगा, 40BA। बच्चा पार्टी आपको याद होगा, हमने लास्ट पार्ट 7 जब किया था उसमें 40B किया था, 40B किया था पार्ट नंबर 7 पे। उसमें था ये सेक्शन लग रहा था फर्म के ऊपर, 40B लगता है फर्म के ऊपर, 40BA लगता है एओपी बीओआई के ऊपर। तो एज पर 40BA, इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ एओपी और बीओआई अंडर द हेड पीजीबीपी। अच्छा, 40B याद है आपको, लास्ट क्लास में किया है। 40B फर्म को कहता है, देख भाई नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी देगा, 40B की बात कर रहा हूं, नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी देगा, डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, वर्किंग पार्टनर को देगा, लिमिट तक अलाउ करेंगे।
और इंटरेस्ट देगा किसी भी पार्टनर को 12 तक अलाउ करेंगे, उसके ऊपर डिसअलाउ कर देंगे। भाई 40 BA ने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए, 40B ने तो हाथ ही खड़े कर दिए। क्या जी तुम्हारा कोई वर्किंग मेंबर हो, नॉन वर्किंग मेंबर हो, इंटरेस्ट की बात करो, हम खर्चा अलाउ ही नहीं करेंगे। तो यानी कि फॉर्म बनाने में तो कम से कम आपको माइनस तो हो जाता है चीजें, यहां अलाउड नहीं है, धैल्य भर का अलाउड नहीं है मेंबर से संबंधित कोई खर्चा। पढ़िए जरा, एनी बोनस, कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट और रेमुनरेशन टू मेंबर shall not be allowed as deduction। जरा देखिएगा, तो अगर आप एज ईओपी बीओवाई कोई बोनस, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट या रेमुनरेशन दे रहे हो अपने मेंबर को, उसकी एक भी रुपए की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, एक भी रुपए की रिडक्शन अलाउ नहीं होगी। कहां लिखी है बात? 40BA के अंदर। लेकिन जब फर्म की बात करी थी 40B के अंदर, फर्म थोड़ा लिबरल है, फर्म ने तो वर्किंग पार्टनर की सैलरी भी अलाउ करी थी और इंटरेस्ट भी अलाउ किया था अप टू 12% पर एनम। ठीक है, चलो एक बात ये याद रखिएगा। अभी आइए आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। एक सेकंड बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। हाँ जी, इसमें मैं चार्ट देख रहा था। हाँ, मैं ऐसा कर रहा हूं, ये सारा ना जो ये वाला चार्ट है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है नीचे, इसका एक प्यारा सा ना टेबल बना रहा हूं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे यहां पर, मैं इसका क्या कर रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं, टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओवाई का एक टेबल बना रहा हूं। हाँ जी, आइए सर। तो अपने हमें सबसे पहली चीज क्या पड़ी, टैक्सेशन ऑफ एओपी बीआई में 40BA क्या करता है, 40BA क्या करता है, कहता है जी अगर आप सैलरी देते हो, इंटरेस्ट देते हो, कमीशन देते हो टू मेंबर, नॉट अलाउड एज डिडक्शन, 100% डिसअलाउड, 100% डिसअलाउड। चलिए आइए अब दूसरी बात, टैक्स रेट्स ऑफ एओपी बीओवाई जो जनरली हमने पढ़ रखे हैं स्लैब रेट लगते हैं, लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा, अब क्या दो बातें करना बच्चों इसमें, शेयर ऑफ मेंबर इज इनडिटर्मिनेट ऑब्लिक अननोन। मेंबर का शेयर प्रॉफिट में इनडिटर्मिनेट है, अननोन है, कोई फिक्स नहीं कर रखा। और दूसरे केस में शेयर ऑफ मेंबर इज डिटर्मिनेट ऑब्लिक नोन, फिक्स कर रखा है यहां पर। हाँ जी, लिखिए जरा, टैक्स रेट्स ऑफ एओपी बीओवाई, शेयर ऑफ मेंबर इज इनडिटर्मिनेट ऑब्लिक अननोन, शेयर ऑफ मेंबर इज डिटर्मिनेट ऑब्लिक नोन। इसमें दो बातें आएंगी, इसमें दो बातें आएंगी, एक, नन ऑफ द मेंबर none of the member is taxable at tax rate greater than MMR, greater than MMR। और यहां पर लिखा है एनी मेंबर taxable at tax rate greater than MMR।
लिखिए जरा, नन ऑफ द मेंबर इज टैक्सेबल एट टैक्स रेट ग्रेटर देन एमएमआर और एनी मेंबर टैक्सेबल एट टैक्स रेट ग्रेटर देन एमएमआर. So tax rate of AOP is equal to MMR. Tax rate of AOP is equal to MMR. और यहां पर tax rate of AOP is equal to such higher rate. लिख लो पहले, एक बार थ्योरी लिख लो ना, फिर समझाऊंगा. थ्योरी लिख लो. None of the member taxable at a rate greater than MMR और any member taxable at a rate greater than MMR. टैक्स रेट यहां पर MMR लगेगा और टैक्स रेट यहां पर हायर रेट लगेगा. टैक्स रेट यहां पर हायर रेट लगेगा. वो दूसरा चार्ट मैं बनाऊंगा नेक्स्ट पेज पे. ये वाला चार्ट आपके पास जगह है तो आप बना लीजिएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊंगा. तो मैं पहले चार्ट्स फिनिश कर लूं फिर आपको समझाऊंगा. आ जाइए. इसमें 3 केसेस बनाना. ये सेकंड पार्ट बनेगा बच्चों, ये वाला, ये वाला. तो दोबारा से बता दूं एक बार, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए. पहले मैंने बताया 40 BA AOP BY सैलरी इंटरेस्ट कमीशन देती है अपने मेंबर्स को. सॉरी, 100% डिसअलाउड है. AOP BY माइनस नहीं कर सकती. अब टैक्स रेट क्या लगेगा AOP BY पे? अगर शेयर फिक्स्ड है, डिटर्मिनेट है, और शेयर अगर फिक्स्ड डिटर्मिनेट नहीं है और है, सॉरी यहां पर नहीं है, यहां पर शेयर फिक्स्ड है. ठीक है. अब इसमें लिखा है नन ऑफ द मेंबर टैक्सेबल एट अ टैक्स रेट ग्रेटर देन एमएमआर, तो टैक्स रेट लगेगा एमएमआर. और एनी मेंबर टैक्सेबल एट टैक्स रेट ग्रेटर देन एमएमआर, टैक्स रेट ऑफ एओपी सच हायर रेट. अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं. इसमें 3 बात. नन ऑफ द मेंबर, नन ऑफ द मेंबर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार पढ़ोगे ना समझ आ जाएगा आराम से. नन ऑफ द मेंबर हैज इनकम ग्रेटर देन exemption limit. None of the member has income greater than exemption limit. Exemption limit वही होती है बच्चों 2.5 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs. अच्छा, any member has income greater than exemption limit, यानी कि वही 2.5 लाख. कोई मेंबर है उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ऊपर. और तीसरी बात, एनी मेंबर हैज इनकम ग्रेटर देन एमएमआर. हाँ जी, समझ नहीं आएगा बिल्कुल लिखते रहना जैसा मैं बता रहा हूं. हाँ जी, यहां पर हाँ, स्लैब रेट्स एप्लीकेबल फॉर एओपी. यहां पर स्लैब रेट्स एप्लीकेबल फॉर एओपी. यहां स्लैब रेट आते हैं जब एक भी मेंबर की इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से ऊपर नहीं है. एओपी बीवाई पे स्लैब रेट लगाते हैं. एनी मेंबर ग्रेटर देन एग्जेम्पशन लिमिट, यहां पर एओपी बीवाई का टैक्स रेट होगा एमएमआर. एमएमआर तो टैक्स रेट ऑफ एओपी बीवाई इज इक्वल टू एमएमआर. एमएमआर पे टैक्सेबल होगी हमारी एओपी बीवाई. ठीक है, लिखो लिखो, समझाऊंगा बाद में. और तीसरे में इनकम to the extent of share of such member
taxable at income to the extent of share of such member taxable at such higher rate and balance income at MMR। आइए पहले चार्ट कॉपी कर लो, बिल्कुल, प्लीज कॉपी द चार्ट फर्स्ट। ये मैं बता दूं, शेयर फिक्स्ड वाले में 3 केसेस हैं। इसको आप केस 1 कह लो बच्चों, इसको केस 2 कह लो, इसको केस 3 कह लो। नन ऑफ द मेंबर इज इनकम ग्रेटर देन एग्जेम्पशन लिमिट, स्लैब रेट लगेगा जी, एमएमआर लगेगा जी। तीसरे रेट में उसके शेयर पे जिस मेंबर का इनकम एमएमआर से ऊपर है उसका शेयर की इनकम पे तो लगेगा वो हायर रेट एंड बैलेंस इनकम एट एमएमआर। एक बार चार्ट लिख लिया हो, समझ नहीं आया हो, वो अभी समझा ही नहीं, चार्ट लिख लिया हो तो बताइएगा, 5 यस करिएगा अगर चार्ट कॉपी हो गया हो तो। समझाया नहीं है अभी, टेंशन में आ जाते हो तुम लोग। हाँ जी, यस करिएगा अगर आपने चार्ट कॉपी कर लिया हो तो। पांच यस करिएगा चार्ट कॉपी हो गया हो तो। रितेश ने तो कर लिया कॉपी। ये लो, बाकी सारे बच्चे यस करें एक बार, फिर बढ़ेंगे आगे। राहुल का भी हो गया, उपेन का भी हो गया। चलो चलो अब आ जाओ, समझते हैं, अब समझते हैं। देखो जी, प्रैक्टिकली तो मुझे लगता नहीं कि उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन स्टिल हम उसको प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। अच्छा, ये एमएमआर का क्या फंडा है? आइए जी, यहां पर शेयर ऑफ मेंबर इज इनडिटर्मिनेट नोन, ये तो आपको नाम से ही पता लग गया कि मेंबर का जो शेयर है वो फिक्स नहीं कर रखा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और मेंबर का शेयर फिक्स कर रखा है। एक सेकेंड दोस्तों, मेरा एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल से एरर आ रहा है, मैं लिख रहा हूं लेकिन लिख नहीं पा रहा हूं। एक सेकेंड, हो गया बच्चों, एक सेकेंड। हाँ, तो शेयर का जो मेंबर का जो शेयर है ना, वो हमने फिक्स कर रखा है, तो आप इधर आ जाओगे, और फिक्स नहीं कर रखा तो इधर आ जाओगे। अब आप पहली बात लिखते हैं, नन ऑफ द मेंबर इज टैक्सेबल एट अ टैक्स रेट ग्रेटर देन एमएमआर, यानी कि एओपी के अंदर, एओपी के जो मेंबर्स हैं किसी का भी टैक्स रेट एमएमआर से ऊपर नहीं है। ये एमएमआर क्या है? अरे एमएमआर का जो रेट है पहले वो निकाल लें, एमएमआर का जो रेट है वो निकाल लें। अरे भाई, एओपी का टैक्स रेट अगर नॉर्मली 30% पे आता, अगर हम स्लैब भी लगाएंगे 5%, 20%, 30%, 30%, तो टैक्स रेट एमएमआर एक तरीके से 30% का है। मैक्सिमम मार्जिन रेट एओपी पे 30% है। हाँ, उसमें आप सरचार्ज भी लगा दो, उसके अंदर 4% एजुकेशन सेस भी लगा दो, बात समझो। लेकिन अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब 30% प्लस 30% मैक्सिमम मार्जिनल रेट एक तरीके से 30% है। उसमें आप सरचार्ज भी लगा सकते हो और उसमें हेल्थ और एजुकेशन सेस भी। अगर मान लीजिए यहां पर इस वाले केस में एओपी के अंदर एक फॉरेन कंपनी भी मेंबर है,
एओपी में एक फॉरेन कंपनी भी मेंबर है, एओपी में एक फॉरेन कंपनी भी मेंबर है, और फॉरेन कंपनी का जो टैक्स रेट होता है बच्चा पार्टी, वो होता है 40%, वो होता है 40%। तो हम क्या बोलेंगे, पढ़िए जरा, एनी मेंबर टैक्सेबल एट टैक्स रेट ग्रेटर देन एमएमआर, यानी कि इस एओपी में एक मेंबर है, वो मेंबर है फॉरेन कंपनी। तो जिस एओपी में फॉरेन कंपनी मेंबर है, तो उस एओपी का सच हाइयर रेट हो जाएगा। सच हाइयर रेट कौन सा, यानी कि 40% पे सारी इनकम पे टैक्स लगेगा एओपी बीओआई के हाथ में। हाँ ऑब्वियसली जो स्पेशल रेट की इनकम्स हैं वो तो अलग होती हैं, तो इनका जो जनरल टैक्स रेट है 40 हो जाएगा। अगर किसी भी एओपी बीओआई में कोई एक ऐसा मेंबर है जिसका टैक्स रेट 30% से ज्यादा है, जिसका टैक्स रेट 30% से ज्यादा है, तो पूरी एओपी बीओआई की टोटल इनकम स्पेशल रेट्स को छोड़ दें वो 40 पे आ जाएगी। लेकिन अगर एओपी बीओआई में एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई, और हमारा मैक्सिमम टैक्स रेट तो 30 होता है, एमएमआर से ज्यादा तो कोई मेंबर है ही नहीं, नन ऑफ द मेंबर इज टैक्सेबल, तो टैक्स रेट ऑफ एओपी बीओआई विल बी 30%। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, अगर आपकी एओपी बीओआई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंबर्स का फिक्स्ड नहीं है, तो आप दो बातें देखना, क्या कोई भी एक ऐसा मेंबर है जिसका टैक्स रेट 30% से ज्यादा है, यानी कि सर क्या फॉरेन कंपनी मेंबर है? अगर फॉरेन कंपनी मेंबर है तो भैया जो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट होता है वही एओपी बीओआई का टैक्स रेट हो जाएगा। और अगर 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 फॉरेन कंपनी मेंबर नहीं है, यानी कि सभी का टैक्स रेट 30 से कम ही है, ग्रेटर देन 30 नहीं है, तो हम फ्लैट रेट एओपी बीओआई पर, फ्लैट रेट ऑफ एओपी बीओआई पर, ये दोनों लिखना चाहिए, एओपी बीओआई पे टैक्स रेट लगाएंगे 30, कोई स्लैब रेट नहीं है। तो जहां पर सुन लो अननोन है ना, यहां पर स्लैब रेट तो लागू होता ही नहीं है। तो जहां पर एओपी बीओआई में शेयर ऑफ पार्टनर्स डिफाइंड नहीं है वहां स्लैब रेट लागू नहीं होता, या तो 30, मिनिमम 30 ही है। सुन लो एक और बात, मिनिमम तो 30 ही है, और कोई मेंबर का साले का टैक्स रेट 30 से ऊपर है तो वही टैक्स रेट एओपी बीओआई पे लग जाएगा। यस, समझ आ गई तो आगे बढ़ूंगा, बोलो जी, अगर समझ आ गई तो आगे बढ़ूंगा, 3 यस करो। चलो अब आ जाओ सेकंड केस। ये सेकंड केस क्या था, किसी भी, ये शेयर फिक्स था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां पर मेंबर्स का फिक्स्ड है। अब सुनिएगा, नन ऑफ द मेंबर्स हैज इनकम ग्रेटर देन एग्जेम्पशन लिमिट, एक है एक्स एक है वाई, एक की इनकम 2 लाख एक की इनकम 2.5 लाख, तो किसी भी मेंबर की इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं है, किसी भी मेंबर की इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं है। अब लगा देना स्लैब रेट एओपी बीओआई पर, अब लगा देना स्लैब रेट एओपी बीओआई पर, किसी भी मेंबर की इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं है, अब लगा देना स्लैब रेट एओपी बीओआई पर। अच्छा, किसी भी मेंबर की इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है तो रामलाल की इनकम 6 लाख रुपए है और श्यामलाल की इनकम 2 लाख रुपए है, एक भी मेंबर की एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर इनकम हो गई, फिर एओपी बीओआई पे एमएमआर लग जाएगा, और एमएमआर वही 30%, एमएमआर वही 30%, हाईएस्ट रेट पे टैक्स करेंगे 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस हेल्थ। अच्छा, किसी भी मेंबर की इनकम, सुनिए, अगर एमएमआर से ऊपर है, यानी कि इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रैक्टिकली भी करवा दूंगा तो समझ आ जाएगा, तो किसी भी मेंबर की इनकम अगर एमएमआर से ऊपर है, यानी कि 30, एक फॉरेन कंपनी मेंबर है, यानी कि एग्जाम्पल फॉरेन कंपनी मेंबर है, उस केस में जो इनकम उसके शेयर की है उस इनकम पे तो एमएमआर का टैक्स लगेगा, उसके शेयर पे तो जो इनकम को स्प्लिट करेंगे एओपी बीओआई की, उसके शेयर संबंधित इनकम पे तो हाईयर टैक्स लगेगा, और बाकी इनकम पे एमएमआर का टैक्स लगेगा, बाकी इनकम पे
एमएमआर का टैक्स लगेगा। यहां मुझे लगता है थोड़ी कंफ्यूजन आने की संभावना है, पहले एक बार थियोरेटिकली समझ लो। शेयर फिक्स्ड है और किसी भी मेंबर की इनकम ज्यादा नहीं है, किसी की भी मेंबर की इनकम 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख से ऊपर नहीं है, तो एओपी बीओआई पे स्लैब रेट लगेगा। अच्छा, किसी भी मेंबर की इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, किसी भी मेंबर की एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है, तो हम इनकम पे, एओपी बीओआई की इनकम पे 30% टैक्स लगाएंगे। अगर किसी भी मेंबर की इनकम 30% से ऊपर है, 30% से ऊपर है, तो हम उतना शेयर की इनकम पे जो उससे रिलेटेड है, जो एओपी बीओआई को आई है, उस पे तो एमएमआर लगा देंगे, हाइयर रेट लगा देंगे, बाकी पे एमएमआर। इसको समझाने के लिए क्वेश्चन जो आया अभी लेता हूं बेटा, पहले एक बार चीज समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। अब सुनिए, एओपी बीओआई कहती है जी हमारी पीजीबीपी है 5 लाख रुपए, इसमें हमने डेबिट कर रखा है, देखिएगा, रेमुनरेशन टू ए, ये हमारा मेंबर है 1 लाख रुपए, और इंटरेस्ट टू बी 2 लाख रुपए। ये हमारे एओपी बीओआई है, इसके दो मेंबर हैं ए एंड बी। पहले तो आप मुझे, और सुनिए, ए की जो अपनी ओन इनकम है, ए की जो अपनी ओन इनकम है वो है 2 लाख, और बी की अपनी ओन इनकम है 1.5 लाख। ये दिया हुआ है, जरा देखना जरा, एओपी बीवाई के दो मेंबर हैं, पीजीबीपी 5 लाख, और ये पीजीबीपी में डेबिट कर रखा है ए और बी, और इनकी ऐसा करते हैं, ये इनकम कर देते हैं 3 लाख। ए की अपनी इनकम 3 लाख है और शेयर 50-50 है। जरा देखना, आराम से देखना, कोई टेंशन नहीं है, 50-50। पहले तो ये बताओ, ये चार्ट 1 लगेगा, चार्ट 2 लगेगा? पहले ये तो बताइएगा, चार्ट 1 लगेगा, चार्ट 2 लगेगा? बिल्कुल सही। पहले तो सब बच्चे ये देखें, चार्ट 1 लगेगा, चार्ट 2। हाँ, पापड़ी चाट नहीं बेटा, चार्ट की बात कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है दिन हो गए वो भी खाए, बाद में खाएंगे बेटा। क्या किसी, अब इसमें केस कौन सा लगेगा ये देख के बताइएगा। चार्ट 2 तो लग रहा है आपका, आप मना सही कह रहे हो, केस कौन सा लगेगा? चार्ट 2 लगेगा, केस बताओ, केस कौन सा? हाँ, पूनम जी ने सही बोला, सेकंड केस, एनी मेंबर हैज इनकम ग्रेटर देन एग्जेम्पशन लिमिट। एनी मेंबर हैज इनकम ग्रेटर देन एग्जेम्पशन लिमिट, यस। अब मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स लगेगा। अब जरा देखें, अच्छा टोटल इनकम कितनी आएगी एओपी बीओआई की? टोटल इनकम कितनी आएगी एओपी बीओआई की, वो बताना जरा। टोटल इनकम मैं बताऊं ना, ये डेबिट हुआ है रेमुनरेशन टू ए और इंटरेस्ट टू बी, ये तो अलाउड ही नहीं है, 40 बीए ने मना कर दिया। 40 बीए कहता है अगर तुम रेमुनरेशन देते हो ए को, या इंटरेस्ट देते हो बी को, या कोई कमीशन देते हो मेंबर्स को, तो अलाउड ही नहीं है। तो टोटल इनकम हो जाएगी 5 और 1 और 2, 8 लाख रुपए। टोटल इनकम हो जाएगी 8 लाख। टोटल इनकम हो जाएगी 8 लाख रुपए। यहां पर हमने 40 बीए लगा दिया। बात समझ आई? पहले मेरी बात समझ आई नहीं आई? 8 लाख समझ आई नहीं आई? पहले ये बात समझो। और टैक्स रेट क्या लगेगा? देखिएगा, एमएमआर लगेगा जी। टैक्स रेट, एनी मेंबर हैज इनकम ग्रेटर देन एग्जेम्पशन में टैक्स रेट 30% लगेगा जी। इनकम डेबिट कर रखी है ना बेटा, ये देखो लिखा है ना, मैंने जो क्वेश्चन लिया था ना कुछ, उसमें लिखा है डेबिट, ये डेबिट है ए और बी, पीजीबीपी इनकम आफ्टर डेबिट।
पीजीबीपी इनकम आफ्टर डेबिट, आराम से चलो बेटा, पीजीबीपी इनकम आफ्टर डेबिट है, तो ये हमने डेबिट करना अलाउड नहीं है, ऐड कर दिया। अब इस पे टैक्स रेट लगेगा 30% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ और एजुकेशन सेस। लेकिन अगर 8 लाख है ना, सरचार्ज नहीं लगाएंगे हम, 30% पे टैक्स लगाएंगे। बात समझ आ गई? हाँ, ये अगर 50 लाख से ऊपर हो जाती तो हम सरचार्ज भी लगा देते। दूसरी बात आ जाओ, अब टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी बताओ, ए और बी की टोटल इनकम बताओ। यहां तक समझ आ गया तो बताइए पहले। टोटल इनकम एओपी बीवाई की 8 लाख रुपए निकली, 30% टैक्स लगेगा प्लस 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस लगेगा। सरचार्ज जब लगता जब अगर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ वो ऊपर जाता, तो वो गई नहीं है। बात समझ आ गई? बोलो यस करो एक बार, यस तो करो आराम आराम से। नहीं समझ आए तो नो कर दो। अच्छा, ए और बी की अपनी इनकम बताओ पहले, अपनी इनकी ओन इनकम बताओ। ओन इनकम, ओन इनकम कितनी है? चलो ओन इनकम 3 लाख, 1.5 लाख। अच्छा, जो शेयर है, जो क्या कहते हैं, शेयर कह लो या वो कह लो इंटरेस्ट इत्यादि, वो जो इंटरेस्ट सैलरी मिली है वो जोड़ी नहीं जाएगी भाई, नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वो फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो चुकी है, तो यहां पर जोड़ी नहीं जाएगी इंटरेस्ट और सैलरी दोनों की। ये बात याद रखना। बस आ गई इनकी अपनी अपनी टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम 3 लाख, टोटल इनकम 1.5 लाख। क्यों नहीं टैक्सेबल? जब भी याद रखिएगा, जब भी फर्म एमएमआर पे टैक्सेबल होती है या हायर रेट पे टैक्सेबल होती है, तो इंटरेस्ट सैलरी कभी भी मेंबर्स के हाथ में जोड़ी नहीं जाती। ये लिख लीजिएगा पॉइंट, लिख लो जी, लिखो। इफ फर्म कह रहा हूं, सॉरी, एओपी बीओआई टैक्सेबल एट एमएमआर दैट इज 30% और हायर रेट, देन salary, interest, etc. not chargeable in hands of member। ये लिख लेना लाइन। यहां तक समझ आए तो बताइए। इफ एओपी बीवाई टैक्सेबल एट एमएमआर और हायर रेट, देन सैलरी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा नॉट चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मेंबर। ये लिखिएगा। अगर एओपी बीओआई हायर रेट पे टैक्सेबल होती है तो सैलरी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा मेंबर के हाथ में चार्जेबल नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स बहुत लग चुका है ना, याद रखो। तो इसलिए मेंबर के हाथ में सैलरी, इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता। यहां तक क्लियर है? अब मैं कहानी में ट्विस्ट डालूंगा पहले, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले नॉर्मल कहानी समझ आएगी, ट्विस्ट वाली कहानी बाद में। प्लीज यस करिएगा, फिर मैं कहानी में ट्विस्ट डालूंगा, अजम्पशन बनाऊंगा। चलो अब अजम्पशन बनाओ, ये जो ओन इनकम्स है ना, यहां पर ये 2 लाख रुपए कर दो, यहां पर ये 2 लाख रुपए कर दो। एज्यूम इनकम ऑफ ए 2 लाख रुपए। अब मैं चाहता हूं आप 2-3 बातें निकालना। टैक्स रेट ऑफ एओपी बीवाई क्या होगा, और वो चीज ही ढूंढ के बताना। अब 2 लाख रुपए कर दिया। अब चार्ट कौन सा लगेगा बताओ, फर्स्ट चार्ट या सेकंड चार्ट? सेकंड चार्ट ही लगेगा सर, 50-50 रेशो है। लेकिन केस कौन सा लगेगा? हाँ, यहां पर केस कौन सा लगेगा? केस कौन सा लगेगा?
हाँ, नन ऑफ द मेंबर हैज इनकम ग्रेटर देन एग्जेम्पशन लिमिट। अब आप एओपी बीओआई पे स्लैब रेट लगाओगे। यस, अब समझो, एओपी बीओआई पे स्लैब रेट लगाओगे तो अब टोटल इनकम जो 8 लाख वाली है ना, अब assumption बनाते हैं बेटा। हमने एज्यूम क्या किया, एज्यूम हमने क्या एज्यूम किया, इनकम ओन इनकम ऑफ ए इज 2 lakhs। आंसर में क्या हुआ, नन ऑफ द मेंबर हैज टोटल इनकम एक्सीडिंग एग्जेम्पशन लिमिट। नन ऑफ द मेंबर हैज इनकम ग्रेटर देन एग्जेम्पशन लिमिट। तो अब एओपी बीओआई की जो टोटल इनकम 8 लाख है ना बाबा, वो स्लैब रेट पे आ जाएगी, प्लस 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस लग जाएगा। सरचार्ज तो पहले भी नहीं लगा था क्योंकि वो 8 लाख थी। ठीक है, अब मेंबर्स की इनकम कैसे निकाली जाएगी, क्वेश्चन ये, वो मैं दिखा रहा हूं अब आपको। टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी की अपनी अपनी इनकम बताना इनकी, पहले अपनी इनकम। हमने ए की इनकम तो शायद अब कम कर दी ना, ए की इनकम हमने 2 लाख रुपए कर दी ना बच्चों। एक सेकेंड 3 लाख की हमने करी है 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। हाँ जी, करिए जरा, करिए करिए करिए। एक चीज देखनी थी, वही मैं देख रहा हूं। हाँ, अब इसमें एक कहानी में ट्विस्ट ये आएगा। अब यहां पर ये बताइएगा, जो सैलरी मिल रही है ना, वो किसको मिल रही थी, ये देखिएगा, सैलरी किसको मिल रही थी। सैलरी मिल रही थी हमारे किस मेंबर को, जरा क्वेश्चन में देख लें भैया। सैलरी मिल रही थी ए को, ये इनकम में जोड़ा जाएगा, और इंटरेस्ट बी को, ये उनकी इनकम में जोड़ा जाएगा जब भी स्लैब रेट पे आओगे। तो रेम्युनरेशन मिल रही थी, रेम्युनरेशन बच्चों मिल रही थी ए को 1 लाख और 2 लाख। 1 लाख और 2 लाख जोड़ो जी, वो तो समझा रहा हूं, 1 लाख और 2 लाख जोड़ो, क्योंकि अब फॉर्म पे एओपी बीओआई पे ज्यादा टैक्स नहीं लगा ना। 1 लाख इधर जोड़ो और इंटरेस्ट 2 लाख ये जोड़ो। ये बात समझ आई। जब भी याद रखना बच्चों, एओपी बीओआई स्लैब रेट पे टैक्सेबल होती है, तो जो इंटरेस्ट सैलरी मेंबर को दी जाती है उनके हाथ में जोड़ी जाती है। तो ये पॉइंट लिखना जरा एक बार, ये पॉइंट नीचे लिखना। इफ इनकम ऑफ एओपी बीओआई चार्जेबल एट स्लैब रेट, सुनो चार्जेबल एट स्लैब रेट, देन सैलरी ऑब्लिक इंटरेस्ट एक्सेट्रा चार्जेबल इन हैंड्स ऑफ मेंबर। पहली पॉइंट ये नीचे थ्योरी में लिखना। इफ इनकम ऑफ एओपी बीओआई चार्जेबल एट स्लैब रेट, देन सैलरी इंटरेस्ट एक्सेट्रा चार्जेबल इन दी हैंड्स ऑफ मेंबर। क्योंकि हमने फर्म को ज्यादा तंग नहीं किया, एओपी बीओआई को सॉरी तंग नहीं किया, तो आप तंग होंगे। एक चीज और जुड़ेगी, शेयर ऑफ इनकम भी जुड़ेगा, जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है। तो यहां पर दूसरी बात लिखिएगा, यहां पर एंड कर देते हैं बेटा, यहां पर एंड कर देते हैं, एंड शेयर ऑफ इनकम ऑल्सो चार्जेबल
इन हैंड्स ऑफ मेंबर। दो बातें याद रखना, मैंने क्या बोला, अगर एओपी बीओआई की इनकम स्लैब रेट पे चार्जेबल है तो सैलरी इंटरेस्ट मेंबर के हाथ में जुड़ेगा और शेयर ऑफ इनकम भी मेंबर के हाथ में जुड़ेगा, शेयर ऑफ इनकम भी मेंबर के हाथ में जुड़ेगा। तो हमने ये कॉपी करो पहले, इफ इनकम ऑफ एओपी बीओआई चार्जेबल एट स्लैब रेट then salary interest etc chargeable in the hands of the member and share of income also chargeable in the hands of member। अब सैलरी इंटरेस्ट तो जोड़ दिया, शेयर ऑफ इनकम बताओ, मेरा क्वेश्चन ये शेयर ऑफ इनकम बताओ जो जोड़ा जाएगा, और फिर इनकी टोटल इनकम निकालेंगे। शेयर ऑफ इनकम बताओ, पहले पढ़ रहा है नहीं, ये गायब हो गया दिमाग से, वो भी चीज देख लो। शेयर ऑफ इनकम बताओ भाई। देखो जी 8 लाख की टोटल इनकम है ना, उस 8 लाख में सुनो ये 3 लाख तो आपको बांट ही दिए हैं, 2 और 1 रह गए 5 लाख, आधा आधा वो बटेगा, तो 2.5 लाख रुपए शेयर ऑफ इनकम है। दोबारा रिपीट करता हूं, उस 8 लाख में 3 लाख तो यही है जो जोड़े गए हैं, तो इनको तो हमने जोड़ ही दिया, रह गए 5, 2.5। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टोटल इनकम बताओ कितनी हो गई, 2, 4, 5.5 लाख, 5.5 लाख, और इधर हो गई 2, 4.5, 5, 6 लाख, 6 लाख। पहले ये बात समझ आई नहीं आई, दोबारा रिपीट करते हैं जी, लास्ट टाइम समझाने के लिए, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सरल चीजें हैं। अब सुन लो, मैं दोबारा से आ गया इस चार्ट पे, देखो जी पहला चार्ट 1 था, चार्ट 1 में क्या था, शेयर फिक्स नहीं है तो फर्म एओपी बीओआई के हाथ में टैक्स लगेगा 30%। अगर किसी भी मेंबर का टैक्स रेट एमएमआर से ऊपर नहीं है, सुनो इस केस में एओपी बीओआई के हाथ में ना सैलरी जुड़ेगी, हाँ मेंबर के हाथ में ना सैलरी जुड़ेगी ना शेयर ऑफ प्रॉफिट जुड़ेगा, कुछ नहीं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नथिंग एडेड इन हैंड्स ऑफ मेंबर। लो जी बात खत्म, मेंबर्स का टैक्स रेट बड़ा सिंपल है, यहां पर कोई वो जड़त बढ़त नहीं करनी। नथिंग एडेड इन दी हैंड्स ऑफ मेंबर, ना सैलरी जुड़ेगी ना इंटरेस्ट जुड़ेगा ना शेयर ऑफ प्रॉफिट जुड़ेगा। और ऐसे इधर इन दोनों ही केस में मेंबर के हाथ में कुछ नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि एओपी बीओआई एमएमआर पे या 30% पे टैक्सेबल है। सुनो लिखा है ना, एओपी बीओआई अगर 30% या हायर रेट पे टैक्सेबल होती है तो मेंबर ब्रंट बियर नहीं करता, ऐसे याद कर लो। एओपी बीओआई अगर 30 पे या हायर पे टैक्स होती है, मेंबर के हाथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आ जाओ दूसरी बात, यहां पर भी देखो, सुनो इन दोनों केस में भी देखो, ये दोनों केस में यहां पर एमएमआर पे या हायर पे आ रही है, इधर भी हायर आ रही है, तो यहां पर मेंबर के हाथ में भी नो ट्रीटमेंट, मेंबर के हाथ में भी नो ट्रीटमेंट, क्योंकि सारा ट्रीटमेंट हो गया एओपी बीओवाई के हाथ में। यहां पर ही हाँ मेंबर के हाथ में ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट क्या होता है मैं आपको बताऊं, पहले तो आप उसकी इंटरेस्ट और सैलरी ऐड करो उसके हाथ में, अब सुनो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जोड़ो उसके हाथ में, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जोड़ो उसके हाथ में, तो इंटरेस्ट सैलरी भी ऐड करो और मेंबर के हाथ में, और मेंबर के हाथ में शेयर ऑफ इनकम। बात समझ आ गई, यही हम कर रहे हैं, हम ये वाला केस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखो जी जब हमने एओपी बीओआई को स्लैब रेट पे टैक्सेबल किया ना, अभी किया ना स्लैब रेट पे, तो हमने 8 लाख को स्लैब रेट पे 4% एजुकेशन सेस लगा दिया। एक सेकेंड फ्रेंड्स, मेरे एसी में कुछ अलग सी आवाज आ गई। आइए जी नेक्स्ट, अब इनकम ऑफ ए और बी निकालनी है। अपनी इनकम दी हुई है, हमने सैलरी भी जोड़ी जो मिली, एओपी बीओआई से इंटरेस्ट भी जोड़ा,
और बाकी शेयर ऑफ प्रॉफिट को भी जोड़ा 5.5 और 6। अब कृपया करके टैक्स निकाल दो जरा ए और बी का टैक्स निकाल दो, ए और बी का टैक्स लगा दो, पूरा एजुकेशन सेस लगा लोगों के सब, प्लीज करिए। एओपी बीओआई का टैक्स निकाल दो, सॉरी एओपी बीओआई का नहीं, ए और बी का 5.5 पे और 6 पे टैक्स निकाल के बताओ, 5.5 पे और 6 पे टैक्स निकाल के बताओ, प्लीज करिए। टैक्स निकाल के बताओ। 5.5 पे 12,500 और 50,000 का 20% 10,000, ये बन गया 22,500 और 22,500 प्लस 4% एजुकेशन सेस लगा दें तो पहले केस में टैक्स आ गया 22,500 इंटू 1.04, 23,400 इधर आ गया, बहुत बढ़िया। और दूसरे केस में बेटा आपका 6 लाख है, फोन बंद हो गया मेरा, आप ये लोग बताओ, 6 लाख पे 12,500 और 20,000, 32,500, 33,800, हाँ बहुत बढ़िया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए, क्या डबल टैक्सेशन नहीं हो गया? सर कैसे डबल टैक्सेशन हो गया? अब जरा देखें, सुनो सुनो, अब आपके मन में आएगा जब ये इनकम 1 लाख 2 लाख रुपए उस 5 लाख में जुड़ गए थे, फर्म ने तो टैक्स दे दिया उसके ऊपर। देखो हमने इस 1 लाख 2 लाख को फर्म की 5 लाख का जोड़ दिया, फर्म ने टैक्स दे दिया, और ये 2.5 लाख और 2.5 लाख इस पे भी फर्म टैक्स दे चुकी है। तो गवर्नमेंट कहती है डोंट वरी, हम आपको जब आपका शेयर ऑफ इनकम जुड़ता है इसमें से माइनस करेंगे रिबेट। ये रिबेट है अंडर सेक्शन 86। हाँ अब रिबेट मिल जाएगी। तो कहानी बड़ी सरल है दोस्तों, कहानी बड़ी सरल है। अगर हमारी एओपी बीओआई एमएमआर पे टैक्सेबल होती है या हाइयर रेट पे टैक्सेबल होती है, सारा दुख दर्द एओपी बीओआई ने सह लिया, मेंबर के हाथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं। मेंबर के हाथ में ना आप सैलरी जोड़ना, ना इंटरेस्ट जोड़ना, ना शेयर ऑफ इनकम जोड़ना, ना रिबेट लेना। सारा सियापा जब है जब हमारी एओपी बीओआई स्लैब रेट पे टैक्सेबल है। जब एओपी बीओआई स्लैब रेट पे टैक्सेबल है, 3 बात करना। हाँ जब एओपी बीओआई स्लैब रेट पे है 3 बात करना। पहली बात मैंने बताई, अभी आपको लिखवाई थी, देखो पहली बात क्या आएगी, 1 सेकंड बच्चों, पहली बात आएगी यहां पर इंटरेस्ट सैलरी जोड़ देना मेंबर के हाथ में, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जोड़ देना, और तीसरा रिबेट माइनस कर देना। रिबेट अंडर सेक्शन 86 ये मेंबर को मिल जाएगी टैक्स से। तो 3 काम करना जी, पहला तो शेयर ऑफ इनकम भी जोड़ना, दूसरी बात उनका उनका आप इंटरेस्ट भी जोड़ना, सैलरी भी जोड़ना, और तीसरी बात रिबेट माइनस करना। सर रिबेट कैसे माइनस करें, ये सुन लो जी, लास्ट पॉइंट बता के ये टॉपिक कंप्लीट। हाँ जी, अब ये रिबेट कैसे मिलेगी, आप इनका एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालो। एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ये 23,400 कितने इनकम पे आया है बच्चों, 5.5 लाख पे आया है। और बच्चों ये 33,800 6 लाख पे आया है। एक बार प्लीज परसेंटेज निकालिएगा, ये 23,400 बच्चों 5.5 पे आया है और ये 6 पे आया है। एवरेज एज ऑफ टैक्स निकालिएगा, 23,400 और 5.5, 23,800, 33,800 और 6 लाख। प्लीज एवरेज एज ऑफ टैक्स निकालिएगा, करिए करिए करिए, आप मुझ पे कंसंट्रेट ना करिए, मैं अपने स्टूडियो में 50 काम करने होते हैं, मल्टीटास्किंग का काम कर रहा हूं मैं, चार्जर भी लगा रहा हूं अपने फोन पे। हाँ जी प्लीज करिए। हाँ जी, 23,400 डिवाइडेड बाय 5.5 करो,
परसेंटेज निकाल दो ना, परसेंटेज 4.25% और इधर 5.63%। अब ये रिबेट कैसे लगेगी? अब वो एओपी बीवाई का अमाउंट कितना जुड़ा है आपके हाथ में, जरा देखें कितना जुड़ा है आपके हाथ में। यहां जुड़ा है मेरे हिसाब से 3.5 लाख रुपए जुड़े हैं, डबल टैक्स वाले इनकम, और इधर 4.5 जुड़े हैं। हाँ या ना? इस पे ऑलरेडी फर्म टैक्स दे चुकी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फर्म की इनकम 8 लाख थी, यही तो थी, 2 + 1 3 और 5, 8 लाख पे फर्म कह रहा हूं मैं, बार बार मुंह से फर्म निकल रहा है। एपी वही टैक्स दे चुकी है। इस अमाउंट को जोड़ो, 2, 2.5 और 1, 3.5, 3.5 लाख पे आप लगाओ, इंटू 3.5 लाख, इतना आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस 5.63 को लगा दो 4.5 पे, डबल टैक्स्ड इनकम पे। आप इसको सॉल्व करना, जरा इसको सॉल्व करना। सोचना क्या सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया आज, ये इतना भारी भरकम टॉपिक हो गया। यही मन में ख्याल आ रहा होगा तुम्हारे, किस घड़ी में सुबह हम आ गए आज क्लास के अंदर। हाँ, जो डबल टैक्स हुई है उस पे इतनी हम रिबेट दे देते हैं। करना जरा 3.5 पे 4.25 करके। यार मेरा कैलकुलेटर खो गया, पता नहीं, मैं ढूंढ रहा था कहां चला गया। तुम लोग कर दो प्लीज। जल्दी जल्दी करो यार, ऐसे नहीं। अब तुम मेरे फोन पे ही चला रहे हो मेरा ये, और उस पे ही तुम कैलकुलेटर चलाओगे, कैसे काम चलेगा? पूनम तुम करो, तुम सबसे ज्यादा होनहार बच्चे हो यहाँ के, बाकी तो सब नालायक है। अरे भाई 3.5 लाख पे 4.25% लगा दो, 4.5 पे 5.63 लगा दो। तुम ये बताए तो डूब मरो जाके। 14,875 और 25,335, ये माइनस कर दो बेटा। ये वो थोड़ा सा परसेंटेज है, इसको सीधा ही 4.5 से मल्टीप्लाई कर देते ना, एग्जैक्ट अमाउंट आ जाता। और उसको सीधा ही 3.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, वो बेटर रहेगा एग्जाम में दिखाना, क्योंकि वो क्या होगा, डायरेक्ट आएगा। परसेंटेज में राउंडिंग ऑफ कर दोगे ना, कुछ गलती आ जाएगी, तो वो आप ठीक कर लेना अपने आप। मैं तो यहां पर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आया हूं। बात समझ आ गई? सीधा ही आप परसेंटेज क्यों निकाल रहे हो, सीधा इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4.5 से कर दो, तो एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा। हाँ जी, ये आ गया 11,525 और 8465। इसको राउंडिंग ऑफ कर देना, 11,530 रुपए और 8,470 रुपए। ये है जी तरीका, ये है जी तरीका जहां पर हम अलग अलग तरीके से काम करते हैं। समझ आई बात? 4 यस करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब यस नहीं करोगे ना, नाराज हो गए ना मुझसे तुम? सर तब इतना हैवी ड्यूटी स्टफ क्यों करवा दिया सुबह सुबह? अब तो 4 दिन तक नींद नहीं आएगी दोस्तों। सीमा का यस आया खाली, दिया दिया का भी आ गया। इसको तो समझ आ ही जाता है हर चीज, दिया को तो ये तो हमेशा यस लिखती है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब कर लेना यार, ये भी मैंने करवा दिया है। हाँ चलो। हाँ एक चीज और याद आ गई, एक चीज और याद आ गई, एक चीज और याद आ गई। इंटरेस्ट एओपी दे रहा है मेंबर को 10,000 रुपए। एओपी इंटरेस्ट दे रहा है मेंबर को 10,000 रुपए। बताओ ये अलाउड है नॉट अलाउड है? इंटरेस्ट एओपी दे रहा है मेंबर को 10,000 रुपए, ये अलाउड है नॉट अलाउड है? डिडक्शन 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 टू एओपी मिलेगी या नहीं मिलेगी? नो नो, 40 BA। हो सकता है मेंबर भी इंटरेस्ट दे रहा हो एओपी बीओवाई को,
मेंबर क्यों इंटरेस्ट दे रहा है? उसने पैसा ले रखा है एओपीबीओवाई से, वो भी इंटरेस्ट दे रहा है। 6,000 रुपए का इंटरेस्ट मेंबर ने दिया है, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आपने दिया है। सुनिएगा जरा बात, इफ इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर, तो अब डिसअलाउ कितना होगा? अब क्वेश्चन ये है, हाँ इंटरेस्ट एओपी दे रहा है 10,000, मेंबर दे रहा है 6,000, तो अब डिसअलाउ कितना होगा? नेट अमाउंट डिसअलाउ होगा, नेट अमाउंट। और नेट अमाउंट कितना डिसअलाउ होगा? 4,000 रुपए। क्योंकि व्हेन इंटरेस्ट इज पेएबल बाय एओपी बीओआई टू इट्स मेंबर एंड मेंबर इज आल्सो पेइंग इंटरेस्ट टू द एओपी बीओआई, ओनली द नेट अमाउंट विल बी डिसअलाउड। ठीक है, चलो आ जाओ, लिख लो भाई, फटाफट लिख लिया करो शॉर्ट हैंड के तरीके से। आ जाओ जी, अब हम आ रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉन्सेप्ट आता है एएमटी का, ये नॉन कॉर्पोरेट पसेसिस पे लागू होता है, नॉन कॉर्पोरेट पर्संस पे लागू होता है एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसका सेक्शन है 115 जे सी। आइए जी, आइए जी पढ़े, पहलो परमिशन है तो बोलो, परमिशन है तो बोलो भैया। नो दिया करिए, नो। चलो जी आइए, मैं एक मोटा मोटा सा चीज बता दूं आपको। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इंस्पायर्ड है मैट से, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इंस्पायर्ड है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से, और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कंपनीज पे लागू होता है। आज जब हम अभी कंपनी का बात पढ़ेंगे ना, तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कंपनी पे लागू होता है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स नॉन कॉर्पोरेट पर्सन पे लागू होता है। एक छोटी सी बात बोलता हूं, मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है, मैंने चार्ज किया 10,000 रुपए, और मैंने कहा आप डिस्काउंट कूपन लगा सकते हो 1,000 का। तुमने क्या किया? उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ लिया। सर कैसे? आपने क्या किया, दोस्तों से जो क्लास नहीं लेना चाहते थे मुझसे, उनका कूपन भी लग लिया है, 4 कूपन लगे आए कि सर आपने कहा था ना कूपन माइनस होंगे। मैंने कहा मेरी इंटेंशन डिस्काउंट देने की थी, मुफ्त में पढ़ाने की नहीं थी। तुम उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ रहे हो, सर आपने 4 कूपन इशू किए हैं, वो नहीं ले रहे, तो मैंने एक कूपन ले लिया। तो ऐसे ही दोस्तों इनकम टैक्स में सुनो मेरी बात, नाना प्रकार की डिडक्शंस और एग्जेम्पशन सरकार देती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सारी खट्टे ले लो। समझो, मैंने आपके लिए टॉफी का डिब्बा लाके रख दिया, उसमें आप एक एक टॉफी हर रोज निकाल के खाओ। एक दिन देखा आप तो मुट्ठी भर भर के खाने की तरह खा रहे हो। ऐसे ही होता है दोस्तों, सरकार जब एग्जेम्पशन डिडक्शन देती है, सरकार की इंटेंशन होती है कि आप थोड़ी थोड़ी सी लोगे और थोड़ा थोड़ा टैक्स का ख्याल भी रखोगे। लेकिन तुम तो इतनी सारी डिडक्शन ले ली हैं, कहीं ना कहीं टैक्स को जीरो कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो भाई, जो नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल टैक्स होता है, उसकी जगह ऑल्टरनेटिव टैक्स भी देना पड़ सकता है तुम्हें। तो एएमटी का कॉन्सेप्ट क्या है, अब सुनिएगा। एएमटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको नटशेल में सिखा रहा हूं। एएमटी का कॉन्सेप्ट नॉन कॉर्पोरेट पर्सन के लिए है। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ लिया। गवर्नमेंट कहती है सुनो, आपकी एक्चुअल टोटल इनकम होती है, हाँ जी होती है, उस पे आप एक्चुअल टैक्स रेट लगाते हो, हाँ जी लगाते हैं, और उसको बोलते हैं नॉर्मल टैक्स। और आपने क्या किया है, नॉर्मल टैक्स को कर दिया है बिल्कुल तबाह। कैसे? एक्चुअल टोटल इनकम में डिडक्शन एग्जेम्पशन ले लिए भरमार। फिर गवर्नमेंट कहती है सुनो सुनो, और आपकी एक निकालेंगे डीम्ड टोटल इनकम, ये एडजस्टेड टोटल इनकम होगी तुम्हारी, डीम्ड टोटल इनकम। सुनो, और इस पे हम एएमटी लगा देंगे, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट, जो होगा डीम्ड टैक्स। सुनते रहो, डीम्ड टैक्स रेट।
और इसका निकाल लेंगे हम एएमटी, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लायबिलिटी। नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आ गई, सुनते रहना, बिल्कुल नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आ गई, ये अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लायबिलिटी आ गई। दोनों में से जो हायर होगी वो देना पड़ेगा। तो आपकी एक्चुअल टोटल इनकम पे एक्चुअल टैक्स नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी होती है, ये एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी होती है, उसको कह लीजिएगा, इसको नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी की जगह एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कह दीजिएगा, दैट विल बी द राइट वर्ड, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, एडजस्टेड टोटल इनकम, एक हमने आपकी डीम टोटल इनकम निकालेंगे, उस पर डीम टैक्स रेट लगाएंगे और उसको एएमटी लायबिलिटी बोलेंगे या डीम टैक्स लायबिलिटी बोलेंगे, समझो, और हायर होगा वो आपको देना पड़ेगा। अब ये किन किन के ऊपर लागू होता है वो देखिएगा, पहले कॉपी करिएगा। एएमटी की बात कर रहा हूं बच्चों में, बेटा एएमटी किस पे लागू होता है? नॉन कॉरपोरेट पर्सन। सुनिएगा, जिसने तीन में से एक बेनिफिट लिया है, क्लेम्ड, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। अगर आपने 35 AD की डिडक्शन ली है तो एएमटी में आ सकते हो। 35 AD में याद करो, वो 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन होती है ना, जो कोल्ड चेन फैसिलिटी है, वेयर हाउस है, उन लोगों के लिए। या फिर आपने प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U ली है, प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। ये कौन सी होती है सर प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस? जैसे 80IA, IB, IC, ID, IE या 80JJA या 80QQB, 80RRB, ये वाली डिडक्शंस ली है। ये वाली डिडक्शंस प्रॉफिट बेस्ड होती है। सर समझ नहीं आई बात। अरे बेटा 80C to 80U में दो डिडक्शंस होती हैं, एक होती है इन्वेस्टमेंट बेस्ड, जहां पैसा खर्च करो फिर डिडक्शन, 80C में प्रीमियम दो, लो। 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दो, डिडक्शन लो। 80G डोनेशन दो, डिडक्शन लो। ये जो प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस होती हैं, IA, IB, IC, ID, IE, इसमें आपको कुछ करना नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट मिल जाती हैं, क्योंकि आपको ये इनकम आ रही है, डिडक्शन मिल, या आप एग्जेम्पशन ले रहे हो अंडर सेक्शन 10AA। ये कौन सी एग्जेम्पशन है सर? ये है यूनिट ऑफ SEZ। तो ये तीन टॉफी अगर आपने खाई है, तीन में से एक भी टॉफी अगर खाई है तो हम आपके ऊपर एएमटी का कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। तीन टॉफी में से प्रैक्टिकली समझाऊंगा, एक भी टॉफी खाई है तो हम आपके ऊपर एएमटी का कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। एक्चुअल टैक्स और डीम टैक्स विच एवर इज हाई करेंगे, कोई बचाव नहीं है। एक्चुअल टैक्स और डीम टैक्स विच एवर इज हाई करेंगे, कोई बचाव नहीं है। अब कैसे करेंगे? उसके बाद एक कंडीशन और है, अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है। अभी एडजस्टेड टोटल इनकम बताऊंगा क्या होती है, क्लियर है? कॉपी करो भाई, एएमटी का कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल नहीं है दोस्तों, सरल है, डोंट वरी। तो देखो, 35 AD की डिडक्शन ली है या प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन ली है या 10AA की एग्जेम्पशन ली है और रजिस्टर्ड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर है। आइए जरा आ जाइए, क्वेश्चन ही सीधा करवाता हूं, आ जाइए। मिस्टर रामलाल हैं, उनकी PGBP सुनो सुनो 40 लाख है। उन्होंने 35 AD लिया है और 35 AD में उन्होंने बच्चों बिल्डिंग खरीदी थी कोल्ड चेन के लिए,
कोल्ड चेन फैसिलिटी आती है 35AD में, पता हो तुम्हें? पता तो जब होगा जब सब पढ़ोगे। सर पढ़ते तो है ही नहीं हम, हमें तो नींद आती है दिन के अंदर। सो बिल्डिंग फॉर कोल्ड चेन फैसिलिटी लिया है 30 लाख रुपए की, और ये लिया है 1/4/2019 को। सर हमें तो नींद ही नींद आती है, पढ़ने वाले तो कोई और ही है। 35AD 30 लाख रुपए। अच्छा बेटा पीजीबीपी कितनी आ गई? 100% डिडक्शन मिल जाती है, आपको पता ही है, 100% डिडक्शन, और पीजीबीपी आ गई 10 लाख रुपए। बंदे की पीजीबीपी टैक्स तो निकाल के बताना, टोटल इनकम भी 10 लाख रुपए, टैक्स बताना, टैक्स 1,17,000। छोड़ो ना, क्या बताओगे तो मैं ही बता देता हूं, देखना जरा। रामलाल का केस देखो पहले, वही रामलाल का केस देखो। पीजीबीपी 40 लाख, 35AD 30 लाख, कोल्ड चेन फैसिलिटी वाली बिल्डिंग खरीदी है, 100% डिडक्शन मिलती है। ये क्लियर है? पहले बताओ, ये क्लियर है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। दिया को क्लियर है? और रामलाल की उम्र 35 साल और रेजिडेंट मान लेता हूं। संदीप को भी क्लियर है? अच्छा, अब एएमटी लगेगा नहीं लगेगा इसके ऊपर? एएमटी लगेगा नहीं लगेगा? एएमटी लगेगा नहीं लगेगा? पहले देखें, नॉन कॉर्पोरेट है, यस। क्या डिडक्शन क्लेम करी है? यस। इसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर है या नहीं? अब एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है वो बता दूं, वो चेक कर लेते हैं। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है? एडजस्टेड टोटल इनकम इज टोटल इनकम प्लस डिडक्शन अंडर 35AD प्लस डिडक्शन अंडर 80C to 80U प्रॉफिट बेस्ड। आप इग्नोर मार दो, तीनों टॉफी नहीं होती तो इसकी इनकम कितनी होती? अगर वो तीनों इंजेक्शन जो डिडक्शन के लिए हैं वो नहीं होते, प्लस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10AA, ये जोड़ दो, ये होती है एडजस्टेड टोटल इनकम। गवर्नमेंट कहती है ये जो तुमने नाना प्रकार के फायदे लिए हैं, अगर ये नहीं लेते तो टोटल इनकम क्या होती? बताना। तीनों को जोड़ दो। अगर तीनों तुमने टॉफियां खाई हैं, टॉफी नहीं खाए तो तुम्हारे दांत कैसे होते? समझो, ये तीनों, हाँ, अगर आप एग्जेम्पशन नहीं लेते तो आप टोटल इनकम दिखाते 40। बोलो, ये आपके एडजस्टेड टोटल इनकम है। देखो 40 का 10 कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन ये, अगर आप 35AD में बिल्डिंग नहीं दिखाते तो क्या इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लेते? अगर ये बिल्डिंग 35AD में नहीं जाती तो इस पे डेप तो मिलता ना, ब्लॉक में डालकर। कितना डेप मिल जाता? कितना डेप मिल जाता? क्योंकि 35AD में तो 100% स्वाहा हो गया। लेकिन भाई अगर बिल्डिंग 35AD में नहीं आती, नॉर्मल बिल्डिंग होती, तो डेप नहीं मिलता, और डेप मिलता 10% का, तो 3 लाख तो मिलती। तो आपकी इनकम होगी मैं आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम बता देता हूं। अब आपकी इनकम है 10 लाख प्लस 30 लाख माइनस 3 लाख, क्योंकि डेप तो मिलता, तो ये हो गया 40 माइनस 3, 37 लैक्स आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम है। ये डेप्रिसिएशन तो मिलता ना आपको। ये लॉजिक है कि 10 लाख आपकी एक्चुअल टोटल इनकम है, ये एक्चुअल टोटल इनकम है।
साथ में आपने 30 लाख रुपए, ये जो आपने 30 लाख रुपए जो डिडक्शन लिए वो ऐड करो, डेप्रिसिएशन तो मिलता मिलता, तो ये जब हम ये ऐड करते हैं ना, इसमें से हम डेप्रिसिएशन से ऊपर वाला अमाउंट ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन भी तो मिलेगा। अब इस 37 लाख पे हम एटीआई निकली 37 लाख, अब चेक करो क्या हमारे पे एएमटी लगेगा। यस, एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ऊपर है और हम हैं नॉन कॉर्पोरेट पर्सन, तो हमारी एटीआई, सुनो सुनो, एएमटी का टैक्स रेट है 18.5%, एएमटी का टैक्स रेट है 18.5%, तो यानी कि हम अब 37 लैक्स पे 18.5% टैक्स लगाएंगे। आइए जी, अब एएमटी का टैक्स निकालना, जरा एएमटी का टैक्स निकालना, 37 लैक्स का ये 18.5% करना, जरा बच्चों करना, सॉल्व करके बताना। 6,84,500। बेटा सरचार्ज जब लगाते, अगर हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से ऊपर होती, वो नहीं लगेगा, सरचार्ज नहीं लगेगा। 4% HEC लगेगा, तो बच्चों इसका 4% HEC भी बताना। 684,500 का 4% HEC 27,380। हाँ जी, टैक्स बताना एएमटी का, जोड़ दो भैया, इसको जोड़ दो भाई। ये आ गया जी 711,880। तो आपको टैक्स पेबल आपका पता क्या बन गया, टैक्स पेबल बन गया 711,880। बात समझ आ गई आपको। अब ये है आपका टैक्स पेबल। तो बेसिकली क्या है, 3 अगर टॉफियां खाई हैं तो सरकार को पसंद नहीं आती, सरकार कहती है इनको जोड़ दो। हाँ, अगर कोई डेप्रिसिएशन मिलता नॉर्मली वो माइनस कर दो, वो 20 लाख से ऊपर हो जाए तो 18.5% का टैक्स प्लस सरचार्ज। हाँ, अगर आपके एडजस्टेड टोटल इनकम 50 से ऊपर होती 10% सरचार्ज लगा देते, एडजस्टेड टोटल इनकम 1.5 करोड़ होती 15% लगा देते, 2.5 करोड़ होती 25% लगा देते, एडजस्टेड टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर 37% लगा देते। डेप्रिसिएशन इसलिए लागू किया है बच्चों, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग कोल्ड चेन में ना लगाते, नॉर्मल लगाते, तो 10% डेप्रिसिएशन का रेट होता है ना, ब्लॉक में तो जाती ना। देखो जब आप 35 AD लेते हो तो डेप नहीं मिलता, अगर आप CS नहीं कर रहे होते तो आप कोई और कोर्स कर रहे होते, वहां पर भी तो कुछ कमाते। अगर मैं बोलूं CS बन के कितना कमाया सर, 20 लाख कमाए, सर मैं ना 20 लाख कमा रहा हूं CS के कारण, मैं कहा नहीं, तो बीकॉम करता तो 8 लाख तो कमाता, तो जो CS करने के कारण तूने 12 लाख रुपए कमाए। बात समझने की कोशिश करो। तो अगर ऐसे ही आपने 100% डिडक्शन ली है 30 लाख रुपए की इधर, लेकिन भाई कुछ तो मिलती ना, नॉर्मल केस में भी, नॉर्मल केस में 10% 3 लाख तो मिलता, तो यहां पर हमने 27 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए ना, तो 27 ही हमने जोड़े। समझ गए मेरी बात। अच्छा अब सुनो, तुम्हारा नॉर्मल टैक्स कितना था, नॉर्मल टैक्स कितना था, 1 लाख, बोलो ना 17,000, लेकिन तुम्हें देना कितना पड़ेगा, 7,11,880। ये जो दर्द है ना तुम्हारा, दर्द, दर्द है डिस्को, दर्द है डिस्को, ये दर्द का अमाउंट बताना जरा, दर्द का अमाउंट बताना कितना दर्द होगा, दर्द तो हो गई। हाँ, 5,94,880, ये एएमटी क्रेडिट बन जाएगा। हाँ, और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर्स, आगे के 15 असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। यस, ये जो दर्द है, और ये सेट ऑफ होगा, सेट ऑफ होगा इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स, इफ एएमटी मोर देन नॉर्मल टैक्स। मैं बताता हूं, बताता हूं सर, ये लिख लो एक बार, ये लिख लो एक बार फिर बताता हूं।
और सब्सिक्वेंट ईयर्स ये कैरी फॉरवर्ड होगा और सेट ऑफ होगा। अब जरा देखना बच्चों, असेसमेंट ईयर 21-22 में आपका उल्टा बोल गया, मैं उल्टा बोल गया, आई हैव गिवन उल्टा बोल गया। इफ नॉर्मल टैक्स एएमटी से ज्यादा होगा, नॉर्मल टैक्स एएमटी से ज्यादा होगा। जरा देखना अगले 21-22 में आपका नॉर्मल टैक्स आ रहा है, सुनो सुनो सुनो, मान लो 5 लाख, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, और आपका एएमटी आ रहा है 3 लाख। टैक्स पेबल बताना 21-22 का, टैक्स पेबल बताना 21-22 का, टैक्स पेबल बताना 21-22 का। 21-22 में टैक्स कितना पेबल होगा? नॉर्मल टैक्स 5 लाख था, एएमटी 3 लाख था। बहुत बढ़िया, 5 लाख रुपए। अब गवर्नमेंट कहती है सुनो, इसमें से एएमटी क्रेडिट सेट ऑफ कर लेना। तो लास्ट ईयर आपकी, लास्ट ईयर सरकार की चली, इस साल आपकी चली, समझो मेरी बात, लास्ट ईयर सरकार की चली, इस साल आपकी चली, तो अब गवर्नमेंट कहती है हम सेट ऑफ देंगे। कितना? जितना आपका नॉर्मल टैक्स एएमटी से ज्यादा है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सेस। तो जितना नॉर्मल टैक्स ज्यादा था, 2 लाख ज्यादा है ना, हां, तो 2 लाख रुपए सेट ऑफ कर लो, और आपका टीपी आ गया 3 लाख रुपए। और आपका जो मैड क्रेडिट था ना, मैं बताऊं, मैड क्रेडिट था 5,94,880, अब कितना रह गया? मैड कह रहा हूं, एएमटी क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट 5,94,880 था, क्या था? एक फिगर देख लूं, मैं फिगर भी भूल गया, अभी देखा था मैंने, 5,94,880। इसमें से क्रेडिट कितना ले लिया? 2 लाख का ले लिया, और बाकी क्रेडिट रह गया 3,94,880, वो 14 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, इस साल आपकी चली, लास्ट ईयर सरकार की चली, तो लास्ट ईयर सरकार की चली, आपका टैक्स कम था, सरकार का टैक्स ज्यादा था, जो डिफरेंस था क्रेडिट बना दिया। अगले साल आपका टैक्स अगर ज्यादा है और सरकार का टैक्स कम है, तो सरकार का टैक्स ही दीजिएगा, वो 3 लाख रुपए, बाकी क्रेडिट ले लीजिएगा। पूछिएगा, प्लीज पूछिएगा, आई होप ये चीजें समझ आ गई हो आपको, प्लीज पूछिएगा। यस करो एक बार, देख लूं कि बच्चे भाग ना गए हो छोड़ छोड़ के, क्योंकि यहां पर तो ना फेस टू फेस में तो टीचर अच्छा पढ़ाए बुरा पढ़ाए, लेकिन देख लूं भाई। हाँ अभी बता रहा हूं बेटा। हाँ, अगर नेक्स्ट ईयर मान लो सरकार का टैक्स ही ज्यादा है, एक और क्रेडिट बन जाएगा, फिर 2 क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर लास्ट नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल सही कहा जी आपने, दिमाग चल रहा है यानी कि, वेरी गुड। अगर नेक्स्ट ईयर, बहुत बढ़िया बेटा, एक सेकेंड, अब मान लो असेसमेंट ईयर 21-22 में एएमटी 5 लाख है और एक्चुअल टैक्स 3 लाख है, टीपी बताओ? टीपी विल बी 5 lakhs। अब क्रेडिट सेट ऑफ क्या करोगे? सरकार की बात है यहां पर। अब आपके 2 कैरी फॉरवर्ड होंगे, एक तो 5,94,880, वो जो क्रेडिट था ना, वो तो जाएगा 14 साल, वो तो यूज ही नहीं हुआ, उसके तो 14 साल रह गए। और एक नया क्रेडिट, ये ओल्ड क्रेडिट, एक न्यू क्रेडिट और आ जाएगा 2 लाख रुपए का, वो जाएगा 15 साल के लिए। तो अब 2 क्रेडिट हो गए आपके पास, और अगले साल पहले फिर ओल्ड क्रेडिट इस्तेमाल करना, और अगले साल भी अगर एक्चुअल टैक्स ज्यादा है तो ये याद रखना। तो हर साल कैरी फॉरवर्ड होगा, और अगर आपका एक्चुअल टैक्स ज्यादा है जब क्रेडिट सेट ऑफ होगा, अभी तो सरकार की चल रही है, तो फिर दर्द आ गया है, तो ये ओल्ड दर्द था, ये न्यू दर्द आ गया। मतलब जब लगेगी, जब आपका एक्चुअल टैक्स ज्यादा होगा। अब बोलो समझ आई नहीं आई बात?
अब बोलो समझ आई नहीं आई बात? ओपेन को आ गई समझ? एक सेकंड दोस्तों, हाँ जी बच्चों, समझ आ गई बात? चलो आ जाओ, लास्ट टॉपिक पे आ जाओ अपने। अब टैक्स रेट्स ऑफ कंपनी। अगर क्वेश्चन आया दिया का एक्चुअल टैक्स 2 है, नॉर्मल टैक्स 3 है। नॉर्मल टैक्स एक्चुअल टैक्स सेम ही तो होता है बेटा। एक्चुअल टैक्स 2 कह रही हो, नॉर्मल टैक्स 3 कह रही हो, नॉर्मल और एक्चुअल तो सेम ही होता है। दोबारा से क्वेश्चन भेजो दिया। आ जाओ, टैक्स रेट्स ऑफ कंपनी भी बता के खत्म करते हैं काम। दोबारा क्वेश्चन पूरा बना के भेजो, मैं आंसर करता हूं। एएमटी बता दिया मैंने, अब आपको बताता हूं टैक्स रेट्स ऑफ कंपनी। कौन से पेज पे था भैया? 400 पेज पे आ जाइए, इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। आइए जी, आइए, ये रहा जी टैक्स रेट्स ऑफ कंपनी। जरा जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, बड़ा सिंपल सा काम है दोस्तों। टैक्स रेट ऑफ कंपनी, एक्चुअल अमाउंट का 2 लाख, अमाउंट इज 2 lakhs एंड एक्चुअल टैक्स 3 lakhs। फिर अमाउंट इज 2 लाख, कौन सा अमाउंट बेटा? डीम टैक्स 2 lakhs है, एक्चुअल टैक्स दिया तू कह रही है 3 लाख रुपए है, ये 2 लाख क्या है? हाँ, दिया। आप आपका ना अभी पूछ लेना आपकी क्वेरी क्या है, अभी समझ नहीं आ रही है मुझे, आप व्हाट्सएप कर देना मुझे। चलिए आइए फटाफट आइए बेटा, आज हमें ना ये पार्ट नंबर 8 में कंपनी का टैक्स रेट भी खत्म करना है। आइए जी, टैक्सेशन ऑफ कंपनी का आ जाइएगा। कंपनी का टैक्स रेट देखना। आओ बच्चों, अगर आपकी टर्नओवर 17-18 में, हाँ हम असेसमेंट ईयर 20-21 की बात कर रहे हैं भाई, प्रीवियस ईयर 19-20 की बात कर रहे हैं बच्चों, कंपनी की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर टर्नओवर 17-18 में, आज से लगभग 2 साल पहले, उस साल 400 करोड़ की थी, 25% टैक्स लगता है। ये जनरल टैक्स रेट है, जनरल टैक्स रेट। अच्छा, 115 बी ए में कंपनी कवर्ड है तो 25% टैक्स है। 115 बी डबल ए में कवर्ड है, 22% टैक्स है। याद आया, सब करवा रखा है। और बी ए बी में कवर्ड है, 15% टैक्स है। सरचार्ज 7% और 12। याद रखना, अगर बी ए और बी ए में कवर्ड है तो इनका फ्लैट सरचार्ज है, फ्लैट सरचार्ज है 10%। इरिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। लिखना जरा, अगर कंपनी की, डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर प्रीवियस ईयर 17-18 में 400 करोड़ की थी तो 25% जनरल टैक्स रेट होता है। अगर बी ए में कवर्ड है, बी ए में कवर्ड है या बी ए बी में कवर्ड है तो 25, 22, 15 जनरल टैक्स रेट होता है। लेकिन अगर बी ए में कवर्ड है और बी ए बी में कवर्ड है तो 22 और 15 नॉर्मल टैक्स होता है, 10% सरचार्ज होता है, फ्लैट इनकम कोई भी हो। लेकिन ये वाला जो है ना सरचार्ज, ये वाला सरचार्ज फिर कहां लागू होगा? ये वाला सरचार्ज लागू होगा, इस कंपनी पे लागू होगा, है ना, और ये इस कंपनी पे लागू होगा। और यहां पर एक पॉइंट और मिस हो गया, एक पॉइंट मिस हो गया, ये पॉइंट नंबर, यहां पर अदर केस, अदर केस लिखना, 30% टैक्स रेट। प्रिंटिंग एरर है, अदर के 30, तो जो ना यहां कवर्ड है, ना यहां कवर्ड है, ना ये ना ये। तो मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा और सिंपल करता हूं आप लोगों के लिए,
सिंपल करता हूं, बड़ा सिंपल सा काम करता हूं, सिंपल सा काम करता हूं आप लोगों के लिए। इसको बनाओ 1, इसको बनाओ 2, इसको बनाओ 3, इसको बनाओ 4, इसको बनाओ 5। फर्स्ट केस में टैक्स है 25, सेकंड केस में टैक्स है 25, थर्ड केस में टैक्स है 22, फोर्थ केस में टैक्स है 15, फिफ्थ केस में टैक्स है 30। अब सुनिए, सरचार्ज, सरचार्ज 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। कौन से केस में है? केस 3 और 4, 3 एंड 4। और ये सरचार्ज जो ऊपर वाला मैंने बताया 7 और 12% वाला, ये लागू होगा 1, 2 और 5 में। तो ये 7 और 12 वाला जो लागू होगा 1, 2 और 5 में, और 10% सरचार्ज लागू होगा 3 और 4 में। लिख लो जरा एक बार, लिख लो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये 115 BA, BAA और BAB क्या है? ये मैं आपको बोलूंगा, मैंने बुक में डाल रखा है, डोंट वरी, ये आपको यहां मिलेगा। इनको आप पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए कि कहां पर BAA लागू हो रहा है, BAB लागू हो रहा है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, जो ये सेक्शंस है ना, ये 115 BA, रुक जाओ, 115 BAA और 115 BAB, इनको मैंने ना सरल करके, यस, इनको मैंने इजी लैंग्वेज में थोड़ा काट पीट के अमेंडमेंट्स जो इनकम टैक्स की बुकलेट बनाई थी उसमें डाल रखा है। तो वो इनकम टैक्स की अमेंडमेंट बुकलेट आपको मिली थी, आपने इनकम टैक्स का अमेंडमेंट वीडियो देखा था, उसके अंदर है। ये नहीं भी है तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, आज मैं शेयर कर दूंगा। तो ये वहां पर आप देख लीजिएगा, 3 सेक्शन, BA, BAA और 15 BAB, तो वहां पर देख लीजिएगा इनको। चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो 5 केस हैं कंपनी के जी, डोमेस्टिक टैक्स रेट्स के 5 केसेस हैं। आ जाओ, 5 केसेस, 5 केसेस, 25%, 22, 25, 15, 7, 12। आ जाओ। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट 40% और सरचार्ज 2% और 5%, वही 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ से ऊपर, वो देख लीजिएगा। अब जिस प्रकार से, जिस प्रकार से AMT था नॉन कॉर्पोरेट्स के ऊपर, 115JB के अंदर मैट है कंपनीज के ऊपर। आइए जी, जरा ये लास्ट टॉपिक ऑफ द डे है, 15 मिनट लगेंगे, जरा लिखें। आइए जी, तो मैट का कॉन्सेप्ट 115JB कंपनीज पे लागू होता है बेटा, फॉरेन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, इनको भी क्या क्या आ गया है सुनिए, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी और मैट लायबिलिटी whichever is higher, whichever is higher, actual tax liability और मैट लायबिलिटी whichever is higher। आइए जी, आइए जी, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कैसे आती है वो तो आपको पता ही है, एक्चुअल टोटल इनकम इनटू एक्चुअल टैक्स रेट। अच्छा जी, मैट लायबिलिटी कैसे आएगी, उसके लिए बुक प्रॉफिट निकाले जाएंगे, बहुत बढ़िया, समझ नहीं आने के लिए, और मल्टीप्लाइड बाय मैट रेट, और मैट का रेट है 15%, 15%। और ये बुक प्रॉफिट क्या है, ये बुक प्रॉफिट
आपको अपना नेट प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट लेना है, कंपनीज एक्ट का, कंपनीज को, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स प्लस करनी है और कुछ एडजस्टमेंट्स माइनस करनी है। ये रटनी पड़ेगी, उसके बाद आपका बुक प्रॉफिट आ जाएगा, बुक प्रॉफिट आ जाएगा। आइए जरा मैं क्वेश्चन करवा रहा। अच्छा, एएमटी का रेट था 18.5, मैट का रेट 15% है। मैं अब सीधा ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, सीधा ही क्वेश्चन करवा रहा हूं, पहले कॉपी कर लो एक बार। तो कंपनी के ऊपर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी, एक्चुअल टोटल इनकम टू एक्चुअल टैक्स रेट्स, या मैट लायबिलिटी, बुक प्रॉफिट। वहां एडजस्टेड टोटल इनकम थी, यहां बुक प्रॉफिट है। वहां 18.5 था, यहां 15 है, फर्क ही है। आ जाइए क्वेश्चन करना सीधा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक्चुअल टोटल इनकम 20 लाख, टैक्स निकालना, और सोच लो इनके ऊपर जनरल टैक्स रेट 30%, और इनका बुक प्रॉफिट है 40 लाख। आप टैक्स लायबिलिटी निकालो, जरा करो अपने आप, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करो। एक्चुअल टोटल इनकम इनकी 20 लाख रुपए है एक्चुअल प्रॉफिट्स, और बुक प्रॉफिट जो एडजस्टमेंट्स करके आया वो 40 लाख रुपए। प्लीज करो। अगर हम एक्चुअल टैक्स निकालें तो 20 लाख का 30%, 6 लाख। सरचार्ज लगेगा नहीं, 1 करोड़ से ऊपर तो है नहीं। हाँ जी, करना जरा। 20 लाख का 30%, 6 लाख, प्लस 4% HEC। 6 लाख का 4% हो गया 24,000, 6,24,000। और मैट लगाएंगे इनके ऊपर, मैट निकालना जरा इनका। 40 लाख का 15%, 6 लाख रुपए। अच्छा, सरचार्ज लगता अगर ये हमारा ये वाली जो डीम्ड इनकम है ये भी 1 करोड़ से ऊपर होती, वो तो है नहीं, तो 4% HEC। अरे ये तो सेम ही हो गया, चांस की बात हो गई। 30 और 2 6, 15 और नहीं 15 और 4 ये भी 6 हो गया, तो यहां तो सेम ही आ गया, तो आपको कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसा करो, इसको कर दो 50 लाख, इसको कर दो 50 लाख। तो 50 लाख का 15%, 15 30 75, 7.5 लाख रुपए हो गया, 7.5 लाख। ये हो गया जी 7.5 लाख। हमें रुक जाओ, आप लोगों से पूछना पड़ेगा, यहां पर बच्चे चुप हो गए हैं, दिमाग की दही हो गई बोलेंगे कौन सा दिन था आज, हमने सुबह टैक्सी क्लास ले ली। 4% कितना हो गया जी इसका? 4% हो गया भाई 7.5, 15, 30,000, 7,80,000। टीपी कितना हो गया? 7,80,000। मैट क्रेडिट, यस, मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड 15 साल वाला, वही वाली बात। कितना? 624, 630, 1,56,000। मैं रुक गया हूं, पूछो। आई स्टॉप नाउ, आस्क। समझ आया तो बोलो, नहीं आया तो बोलो, चुप नहीं रहना है, बोलो भाई, प्लीज आस्क। प्लीज आस्क। अरे क्लियर है रितेश, क्या बात है, मुझे तो लगा किसी को समझ ही नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे पता होता है ना बच्चों का लेवल आजकल का क्या है। जहां पर भी कुछ हाई लेवल की चीजें हो जाएं तो दिमाग की दही हो जाती है, वो तो मुझे पता ही है। पूछो भाई, पूछो। क्लियर है? ठीक है। अब ये बुक प्रॉफिट निकालने के लिए ना देखना सरा, अच्छा मैट 9% पे लगेगा, 9% पे लगेगा,
अगर आपका यूनिट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है। ये आईएफएससी क्या है ये भी बता देता हूं, और इनकम आपकी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आती है। अगर आप आईएफएफसी में है तो आप पे मैट का रेट 9% लगेगा, मैं बता दूंगा अभी। अच्छा जी, मैट प्राइवेट पे, पब्लिक पे, सब पर है, इंडियन पे, फॉरेन पे। मैट कहां नहीं है? लो जी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पे नहीं है, शिपिंग कंपनीज पे नहीं है, और 115 बी ए और बी ए बी पे लागू नहीं है। बी डबल ए और बी ए बी, यानी कि इन दोनों कंपनियों पर मैट नहीं है। बी ए और बी ए बी नो मैट। ये बेसिकली क्या था, लास्ट ईयर ही ना निर्मला सीतारमन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लेके आए थे। ऑर्डिनेंस, यस, बहुत सालों में आया था। ऑर्डिनेंस के थ्रू 2 टैक्स रेट्स बनाए गए थे, 22 और 15। इनके सरचार्ज भी 10 कर दिया गया था, मैट हटा दिया गया, मैट हटा दिया गया। तो बी ए और बी ए बी वाली कंपनीज पे मैट नहीं है, टैक्स रेट है 22 और 15, सरचार्ज भी इनका 10% फ्लैट है, ये याद रखिएगा। और ये बुक प्रॉफिट्स में आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। ये नेट प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 के हिसाब से है, ये चीजें ऐड करनी है, ये सारी। और ये पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप पर्सनली या एसएमएस करके, और ये चीजें माइनस करनी है इसमें से। मुझे नहीं लगता एग्जाम में इतना डिटेल में कोई चीज आएगी। आपको याद क्या करना है, जितना मैंने करवाया ये चीजें माइनस करनी है। तो कुछ चीजें प्लस, कुछ चीजें माइनस, और उसके बाद आपका आ जाएगा बुक प्रॉफिट। ये लास्ट में जो आ जाएगा ये बुक प्रॉफिट। इस पे सीधा 15% का या 9% का, ये 9% लगाना है आईएफएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में अगर आपका यूनिट है। अरे बेसिकली क्या है, हम घूमने जाते हैं, यूएस जाते हैं, अब तो नहीं जाओगे लेकिन घूमने जाते हैं, हमें चाहिए फॉरेन के अंदर फॉरेन का एक्सपीरियंस। हमारी इंडियन कंपनीज को भी विदेश में जाकर पैसा लेना पड़ता है, क्योंकि डॉलर चाहिए, यूरो चाहिए। तो क्यों ना इंडिया के अंदर ही ऐसा एरिया बना दें जहां बाहर के बैंक्स, बाहर की वित्तीय कंपनियां आके काम करें। तो वो होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो बाहर की कंपनियां इंडिया में आके अपनी लोकल करेंसी में ट्रांजैक्ट करती हैं। तो जो यूनिट आईएफएफसी के अंदर काम कर रहे हैं और जो फॉरेन एक्सचेंज में इनकम कमा रहे हैं, उन पे मैट 9% होता है। वही 15 साल यहां पर भी कैरी फॉरवर्ड होता है, 15 साल यहां पर भी कैरी फॉरवर्ड होता है। अगले साल मैट कैसे सेट ऑफ होगा वो सब मैंने आपको बता दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिपोर्ट लेनी होती है फॉर्म 29B में, कि बताना होता है कि आपने सही कैलकुलेट किया या नहीं। ये था आपका ये कॉन्सेप्ट। अब जरा आपकी क्वेरीज के लिए बंदा हाजिर है। एक बार रिवाइज करेंगे दोस्तों हमने आज क्या किया, एक बार हम आज रिवाइज करेंगे दोस्तों हमने क्या किया। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। तो बच्चों आज हमने क्या किया एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने आज किया टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओवाई, टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओवाई। एओपी बीओवाई में मैंने आपको यह बताया 40BA, और 40BA ने कहा अगर आप सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन दे रहे हो मेंबर को, उसकी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। दूसरी बात ये कहा टैक्स रेट क्या होगा। अब टैक्स रेट के लिए देखना पड़ेगा शेयर फिक्स्ड है या शेयर अनफिक्स्ड है, उसके अंदर अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। बस ये याद रखना, अगर एओपी बीओआई का टैक्स एमएमआर पे है या हाइयर रेट पे है तो सारा बर्डन एओपी बीओआई पर है और कुछ भी बर्डन मेंबर पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एओपी बीओवाई स्लैब रेट पे टैक्सेबल है, एओपी बीओवाई स्लैब रेट पे टैक्सेबल है, उस केस के अंदर, उस केस में मेंबर में 3 चीजें करना। मेंबर के हाथ में सैलरी इंटरेस्ट भी जोड़ना, मेंबर के हाथ में शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जोड़ना, और तीसरा रिबेट माइनस करना 86 सेक्शन के अंतर्गत 3 का। फिर हमने बात करी एएमटी की, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स 115JC, जिसमें कहा गया 3 टॉफी खाते हो, 35AD वाली या आप 10AA वाली या प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस। तो सोचो अगर वो तीनों नहीं लेते तो टोटल इनकम क्या होती।
हाँ, उस वक्त कोई डेप्थ तो मिलता, वो भी देख लेना। तो आप नॉर्मल सिचुएशन में 3 अगर वो चीज नहीं लेते तो आपकी इनकम क्या होती, उसको नाम दिया एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम अगर तुम्हारी 20 पेटी से ऊपर है तो साढ़े 18% का तुम्हारे पे एएमटी लगेगा। एएमटी लगा और वो हाइयर निकला, क्रेडिट आएगा, 15 साल कैरी फॉरवर्ड करना। लेकिन जब सेट ऑफ करना, जब अगले साल एक्चुअल टैक्स आपका एएमटी से ज्यादा हो, लेकिन जितना डिफरेंस है उतना ही सेट ऑफ करना। रही बात कंपनी में, डोमेस्टिक कंपनी में 5 केस है, 400 करोड़ की टर्नओवर है 17-18 में, तो आपके ऊपर टैक्स है 25% का। 115 बीए में हो 25% का, 115 बी डबल ए में हो तो 22% का, और बीएबी में हो तो 15% का, उसके अलावा 30% का। दो नई कंपनियां सरकार ने बनाई, दो नई कंपनियां नहीं, दो नए टैक्स रेट, 115 बी डबल ए और 115 बी ए बी। इन दोनों कंपनियों में वैसे 22 और 15 तो है, दो फायदे हैं, सरचार्ज 10% फ्लैट लगेगा और मैट नहीं लगेगा। 115 बी ए बी और 115 बी ए ए, इन दोनों कंपनियों पे फ्लैट 10% सरचार्ज है और बाकी सारी कंपनियों पे 7 और 12% का सरचार्ज। फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट है 40% का, 2 और 5% सरचार्ज है। मैट जो होता है 115 जेबी में वो सारी कंपनियों पे लागू होता है। मैट कहां लागू होता है? बुक प्रॉफिट का 15%, या आईएफएससी के अंदर है तो बुक प्रॉफिट का 9%। अच्छा, ये बुक प्रॉफिट क्या है? कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो आपका प्रॉफिट है वो, प्लस माइनस उसमें करनी है एडजस्टमेंट्स। अब कर लीजिएगा, इसमें इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एंड करना पड़ता है दोस्तों, नहीं तो सिलेबस खत्म ही नहीं होता है। तो जहां जहां अटेंशन देने की काम होता है वो मैं कर देता हूं, जहां मुझे लगता है अटेंशन देने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है वहां आप सेल्फ स्टडी करिएगा। बंदा आपके पास हाजिर है और नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। कुछ आपकी क्वेरीज हो स्पेसिफिकली तो आप भी पूछ लीजिएगा मुझसे, सिलेबस को लेकर या किसी भी चीज को लेकर अगर आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर तो ये मान के चलूं कि आप लोगों को सबको समझ आ गया। ये वाला अपलोड मैं कर दूंगा वीडियो, डोंट वरी, ये मेरा 8th टॉपिक वाला वीडियो है दोस्तों, मैं अपलोड कर दूंगा। बिल्कुल जी, रितेश सही कहा जी। एक सेकेंड मैं ऑफिशियली लोगों से विदा ले लूं, फिर आप लोगों की क्वेरीज लेता हूं। तो ये हमारे 8 लेक्चर्स स्पेशल वाले हमने फिनिश किए, जिसमें मैंने कहा था 15 से 20 नंबर का टेक्स्ट आ जाता है। आई थॉरली एंजॉयड द लेक्चर्स, आई होप यू ऑल्सो एंजॉयड द सेम। टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड स्टे इन टच विद मी।